हमने बच्चों लीडरशिप स्टार्ट किया था और हमको अब स्टार्ट करना था लीडरशिप स्टाइल्स बेसिकली। और मैंने आपको तीन बातें बता दी थी दैट देयर आर थ्री लीडरशिप स्टाइल्स एज डिफाइंड। होती तो न्यूमरस हैं, डिफाइंड तीन ही है दुनिया में, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड फ्री रेन। तो फ्री रेन में आपको कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलेगी, कंप्लीट डेलीगेशन फ्री रेन में ही होता है। पार्टिसिपेटिव एक्ट्स लाइक डिसेंट्रलाइजेशन, कि हम भाई सबको मौका देंगे लीडर बनने का, सुनेंगे सबकी, बट करेंगे अपने मन की। ऑटोक्रेटिक इज जस्ट लाइक अथॉरिटेटिव, जहां पे जो लीडर होगा उसी की बात सबको माननी है, किसी का भी कोई भी इंस्ट्रक्शन या डिसीजन अलाउड होगा ही नहीं यहाँ पे। तो मेजॉरिटी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, दे आर सक्सेसफुल ड्यू टू फ्री रेन या लजीज फेयर बेसिकली। समझ में आ गया? जस्ट लाइक यू कैन से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ऑटोक्रेटिक इज मोर और लेस लाइक मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट। खोपड़े में बात गई? चलो चलिए, तो सबसे पहले ऑटोक्रेटिक में चले आते हैं। ऑटोक्रेटिक एकदम मिलिट्री टाइप, जो बोला इंस्ट्रक्शन यू हैव टू फॉलो, अपनी अकल का जरा भी प्रकोप इस्तेमाल नहीं करना। बोला जंप तो जंप, अगर आपने दाएं बाएं देख लिया, एसएसबी ट्रेनिंग से लात मार के बाहर कर दिया जाएगा आपको। तो सेम इज द केस इन द ऑफिस सिस्टम। जो भी रूल बन गया, हो सकता है एम्प्लॉय बोलेगा मार्केट में ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, बट लीडर या सीनियर स्टाफ कहेगा रूल बन गया, इसको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, यू हैव टू डिसाइड। नहीं समझ में आई बात? बच्चे को पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, होमवर्क करना नहीं है, कॉपी मंगवा लो तो गायब हो जाते हैं क्लास के अंदर से। समझ में आ गया? बट पेरेंट क्या कह रहा है, सर कुछ भी करिए हमारे बच्चे का रिजल्ट 90% आ जाए। हमने कहा बिल्कुल 90% आएगा, बिल्कुल 90 क्या, हम 100 की गारंटी दे रहे हैं। मार्कशीट उल्टी करके देखिएगा, एकदम 100 नंबर आएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। सो मैनेजर कीप्स द मैक्सिमम पावर इन डिसीजन मेकिंग। कहने का मतलब सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, विच ऑफ द लीडरशिप स्टाइल रिफ्लेक्ट्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन? ऑप्शन मिलेगा आपको एबीसीडी, तो आप वहां पे बोलेंगे ऑटोक्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन होता है। स्टाफ को कंसल्ट नहीं करते, उनकी मैक्सिमम इंसल्ट ही करते हैं। स्टाफ बेचारा किस्मत का मारा, ही हैज ओनली टू फॉलो द ऑर्डर्स। क्या ऑर्डर फॉलो करेगा? यस बॉस, डोंकी और हॉर्स। समझ में आ गया? तो सुपर सेंट्रलाइज्ड अप्रोच इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। झटपट अपडेट करें, क्वेरी है तो आस्क। सो ऑटोक्रेटिक यूज कहां पे होता है? जब आपका स्टाफ थोड़ा अनट्रेन्ड होता है, आपको उनके ऊपर जरा भी फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे। तो बचपन में जब आपके अंदर, बच्चों के अंदर अकल कम होती है, तो उनके लाइफ के सारे डिसीजंस कौन लेता है? मम्मी पापा, पापा मम्मी कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे पहला डिसीजन क्या होता है उस बच्चे के लिए? उसका नाम क्या रखा जाएगा। दूसरा डिसीजन क्या होता है? कहाँ पे वो टाइम पास करने जाएगा, अरे मतलब कौन से स्कूल जाएगा। गॉट इट क्लियर? उसके बाद वो क्या पहनेगा। खोपड़े में बात गई? यहां तक करते करते आपकी उम्र लगभग 12 साल हो जाती है। अब यहां पे थोड़ी आप अपनी चलाने लग जाते हैं, बट मैक्सिमम ऑटोक्रेटिक ही रहता है। तो जब आप थोड़ा सा ट्रेंड हो जाएंगे, तब पेरेंट्स आपके ऊपर हिसाब किताब छोड़ देंगे। क्या हिसाब किताब छोड़ देंगे? भाई नाम बदलना चाहते हो तो चलो बदल लो, स्कूल सब एक जैसे हैं, कहीं पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंस ऑफ ड्रेसिंग, हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है, जो फैशन में होगा वही पहनेंगे। मम्मी कह रही नहीं तुम्हें लहंगा पहनना है, आप कह रहे नहीं सलवार सूट पहनेंगे। फिर वहां पे कैलकुलेशन होने लग गया, लहंगा थोड़ा महंगा आएगा, सलवार सूट थोड़ा सस्ता आएगा। अब बच्चे कहेंगे सर लहंगा और सलवार सूट क्यों, लड़कों की ड्रेसिंग। लड़के बेचारे गरीब दिल अद्दर, काले रंग की पैंट, सफेद रंग की शर्ट, एक काले रंग का भाई स्कूल वाला जूता शादी में पहन के चले जाते हैं। समझ में आ गया? और सॉक्स। तो लड़कों का तो कोई ड्रेसिंग सेंस होता ही नहीं है, वो तो बेचारे गरीब सताए हुए वर्ग के होते हैं, उनको बस कपड़ा पहनना है। तो लड़कियों क्या होता है, क्या पहनना है, लड़कों को कपड़ा पहनना है। इज दैट क्लियर? दे हैव टू चॉइसेस, स्कूल ड्रेस एंड अदर ड्रेस। खोपड़े में बात गई। और लड़कियों में तो ये भी है, कौन सी जीन्स के साथ कौन सा शूज चलेगा, उनके पास शूज की पूरी दुकान घर में होती है। लड़के बेचारे अमेजोन की सेल में खरीद लेते हैं 499 का जूता 299 में, वही हर जगह पहन जाते हैं। भूरे रंग का जूता खरीदा, कहने पुराना हो गया, मम्मी कह रही एक काम करो, मोची के यहाँ जाओ, 20 रुपए तो काली पॉलिश कर देगा इसी के ऊपर। और बिटिया के लिए 3 बैली आ रही है, 4 सैंडल आ रहा है, एक में पेंसिल हील है, दूसरे मार्कर्स की हील है, पता नहीं बहुत वैरायटी आती है। तो लड़के बेचारे पैदाइशी गरीब होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन है, उनका जो वो एवरेज कॉस्ट कर होता है ना, वो ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है भाई, जिंदगी भर सांप की तरह कुंडली मार के माँ बाप के ऊपर रहेंगे। लड़कियों का एवरेज फिक्स कॉस्ट चलता है ऐसे।
इज दैट क्लियर? एक दिन तो चले ही जाना है, तो उनकी ज्यादा ख्वाहिशें पूरी कर दी जाती हैं। ये मैं नहीं बता रहा, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। जब भी मैं या सिस्टर कुछ मांगते थे, पापा कहते थे अरे वो कितने साल की मेहमान है, कुछ दिन बाद तो चली जाएगी, चली जाएगी, फिर 6-6 महीने में आके पूरा हिसाब भी कर लेगी। इज दैट क्लियर? चलिए, मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बातें सबको समझ में आ गई भाई? तो जब आपका स्टाफ अनट्रेंड होगा, बुद्धि से कमजोर होगा, अकल से पैदल होगा, और आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है उसके ऊपर बच्चों, तो आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? ऑटोक्रेटिक। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कब इसको यूज नहीं करना चाहिए? जब आपका स्टाफ थोड़ा सा टेंशन में हो, थोड़ा सा डरपोक टाइप का हो, आपको लग रहा है ज्यादा ऑटोक्रेसी लाएंगे, वो भाग जाएगा नौकरी छोड़ के डर की वजह से, उसको एक इनसिक्योर फीलिंग होगी कि पता नहीं मेरी नौकरी कितने दिन यहां पे है। जब स्टाफ एक्सपेक्ट करता है कि उनकी बातें सुनी जाएंगी, तो आपको ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, तब आप डेमोक्रेटिक रहिए। और जब स्टाफ का मोरल सो कॉल्ड कम है, काफी लोग आपका ऑफिस, आपकी नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं, यू गिव अस क्वाइट हैवी ड्यूटी स्कोल्डिंग ऑन अ पर्टिकुलर डे, 3 दिन के लिए वो दलिद्र गायब हो जाता है। तो यहां पे आपको ऑटोक्रेटिक बिहेवियर यूज नहीं करना। अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो भी आपको भेजा था और दिखाया भी था राजीव तलरेजा जी का, जहां पे वो बता रहे थे कि आजकल जो स्टाफ होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो 3rd जनरेशन है। जो हमारे दादाजी की जनरेशन थी, वो बातें भी सुनती थी और काम भी करती थी, क्योंकि भाई नीड्स को सेटिस्फाई करना था, तो पैसे उस समय ना के बराबर थे घरों में। फिर दादाजी ने इतना अरेंजमेंट कर दिया कि बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए। फिर आई पापा की और हमारी जनरेशन, आपके पापा मतलब, समझ में आ गया, और मेरी जनरेशन। तो इन्होंने थोड़ा कंफर्ट लिविंग सोचा। बट जो आपकी जनरेशन होगी, प्लीज बुरा मत मानिएगा इस बात को, ऐसा है, इट इज टोटली डिसलॉयल, टोटली डिसलॉयल। तो दादाजी के टाइम पे जिसने नौकरी दे दी, दादाजी उसको भगवान समझते थे कि भाई मेरे को जब किसी ने नहीं पूछा तो इन्होंने पूछा, तो मैं अपने मालिक के साथ हमेशा सो कॉल्ड एकदम फेथफुल रहूंगा। कभी भी लेटर राइटिंग में योर सिंसियरली नहीं लिखूंगा, फेथफुल लिखूंगा एकदम। और अगर दूसरा मेरे को 5-10% सैलरी बढ़ा के भी दे रहा है, तब भी मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। पापा का जमाना आया, उन्होंने कहा नहीं, अभी जॉब नया है, अभी थोड़ा फेवर करते हैं, 5-10 साल बाद देखेंगे। 10 साल बाद शायद सोचते हैं जॉब चेंज करने के लिए। बट आपकी जनरेशन अगेन, डोंट टेक इट अदरवाइज, नो सर वी हैव टेकन अदरवाइज। टोटली डिसलॉयल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 2% भी तनख्वाह किसी दूसरे ऑफिस में ज्यादा मिल जाए, तो पुराने नौकर को छोड़ के भाग जाते हैं। 2,000 रुपए मम्मी दे रही है डस्टिंग क्लीनिंग वाली को, किसी ने 2100 रुपए ऑफर कर दिया, भाभी जी हम नहीं आएंगे कल से। टोटली डिसलॉयल जनरेशन। तो यहां पे क्या ऑटोक्रेटिक काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इंप्लॉय का एब्सेंटिज्म या उसका भागना बहुत हाई है। तो आज के जमाने में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहीं नहीं चल सकती है, क्योंकि जो भी नौकरी करने आ रहा है, उसके पास घर में नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पैसे हैं, कंफर्ट्स अरेंज करने के लिए पैसे हैं। वो नौकरी क्यों कर रहा है? सिर्फ अपनी लग्जरी सेटिस्फाई करने के लिए, और वो उसको कोई भी दे देगा। उसको ये डर है ही नहीं कि मेरी एक नौकरी जाएगी तो दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गारंटी मिल जाएगी। 4 दिन ना भी मिले, उसका सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, टेम्पर या ईगो, यस, ईगो इतना हाई है कि वो किसी की भी 2 बातें सुन के काम करेगा ही नहीं। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड। आई होप सो पीपल हैव कॉपीड दिस। लिख दिया सबने? अंकिता जी लिख लिया, तुषार जी, कुशल जी लिख लिया? यस सर। पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिव क्या होता है? ये थोड़ा सा डेलीगेटेड नहीं है बच्चों, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो याद रखिएगा, ऑटोक्रेटिक इज सेंट्रलाइज्ड, डेमोक्रेटिक इज डिसेंट्रलाइज्ड, लजीज फेयर जो है दैट हैज डेलीगेशन, दैट हैज डेलीगेशन। आप समझ गए क्यों हेनरी फेयोल साहब की 14 बातों को प्रिंसिपल बोला गया है? बिकॉज वो हर जगह लागू हो रहा है। सो यहाँ पे स्टाफ को एनकरेज किया जाता है, भाई डिसीजन दीजिए, आप हमें बताइए कि व्हाट बेटर कुड बी डन, ताकि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ऊपर ले जाए। तो जियो का जब प्राइस बढ़ा, तो अकेले नहीं बढ़ा, तो मुकेश अंबानी जी ने हमारे सुनील भारती मित्तल जी के साथ फोन पे बात की होगी, देखो यार दाम बढ़ाते हैं, क्योंकि 5G के लिए भी बहुत पैसा खर्च हुआ है, और तुम्हारा तो नहीं खर्च हुआ, मेरे तो बेटे की शादी में भी खर्च हुआ है, तो दाम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों दाम बढ़ाएंगे, तो बाकी ऑपरेटर्स, कह रहे बाकी है कौन, वोडाफोन आइडिया, इनकी वैसे इज्जत नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी 40% सब्सक्राइबर्स जियो के पास हैं, लगभग 40% एयरटेल के पास हैं, थोड़े बहुत वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का तो नेटवर्क ही 2 कौड़ी का रहता है, या बीएसएनएल वालों को थोड़ी घूस खिला देंगे, 2-4 दिन अपना नेटवर्क खराब रखना। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी अपने जान पहचान के लोग हैं, कह देंगे कि पोर्टिंग बंद कर दो, पोर्टिंग अलाउ मत करो, तो लोग हमारा कनेक्शन छोड़ के जाएंगे ही नहीं। ठीक, तो अब यहाँ पे दोनों लोग ने आपस में बात तो कर ली,
बट ये बातें बताई किन लोगों ने, सुनील भारती मित्तल जी को और हमारे मुकेश अंबानी जी को, उनके स्टाफ ने, कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी लेके चले कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जुगाड़ लगाइए, कुछ दिन के लिए पोर्टिंग सस्पेंड है, भारत संचार निगम लिमिटेड वालों को बोलिए अपना कुछ दिन के लिए स्विच बंद कर देना, वोडाफोन आइडिया की तो कंपटीशन करने की औकात ही नहीं है, दोनों लोग मिलकर दाम बढ़ाते हैं, तो पब्लिक के पास और कोई चारा रहेगा ही नहीं। तो सम एम्प्लॉय मस्ट हैव गिवन दिस नोबेल और नोवेल आइडिया कि आप इस स्ट्रैटेजी से अपने प्राइसेस को 22% तक बढ़ा दीजिए। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और हिंदुस्तान की बेचारी जनता ना शादी का कार्ड पाई और शगुन ना देने के चक्कर में भी शगुन देना पड़ गया। 666 का रिचार्ज था, कितने का पड़ता है? 749 का, नहीं 799 का, सॉरी। सोचिए 22% बढ़ गया। कोई 22% इतने जल्दी बढ़ाता है पैसा? और क्या प्ली दिया जा रहा है कि भाई हमारी कॉस्ट बढ़ गई। मैं तो कहता हूं हमारा 3G में ही काम हो जा रहा है, हमको 5G चाहिए नहीं। अच्छा हमको आधी लाइन दे दो, बस 2.5G दे दो। बट वो कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सरकार अपनी है, लोग अपने हैं। इज दैट क्लियर? इलेक्शन में चंदा दिया था, तो इस वजह सरकार भी कह रही है भैया यही है जो कुछ है। और सर ये नीति आयोग, लॉ में सेपरेशन ऑफ पावर, मिथ्या मिथ्या, सब मिथ्या है, सब मोह माया है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जिसकी जेब में पैसा है, खोपड़े में बात गई, दुनिया उसके जैसा है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो किताबों में जो भी पढ़ाया जाता है वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो किताबों में फॉल्स पढ़ाया जाता है। ट्रुथ तो जब आप जीवन जिएंगे तभी पता लगेगा। समझ में आ गया? तो मैं एक जगह ब्लॉग पढ़ रहा था, मैंने ऐसे गूगल में टाइप किया व्हाई फेयर्स हैव बीन इंक्रीज्ड, तो उसमें आया कि भाई 5G की जो लाइसेंस फीस है वो बहुत ज्यादा थी और कंपनीज के पास इतने रेवेन्यूज नहीं है। चोर है, झुट्टे, एकदम झूठ बोलते हैं, धनाधन रेवेन्यू है इनके पास, सब पैसा है। और हम तो कहते हैं 5G की जरूरत है क्या है? ये तो वही बात है, जुकाम हो गया, मोहल्ले का डॉक्टर जिसके पास कोई नहीं जाता था, अब मोहल्ले का डॉक्टर कह रहा है मेरी दुकानदारी तो चौपट है, सबको मेदांता भेज दो। अब जुकाम के लिए क्या आप मेदांता जाएंगे? अगर आप दवाई ले लेंगे तो खांसी जुकाम 7 दिन में जाएगा, और नहीं लेंगे तो 1 हफ्ते में चला जाएगा। नहीं समझे? हमारे गौरव गोयल सर थे, हमको मैथ्स और साइंस की ट्यूशन पढ़ाते थे। मतलब आप बोल सकते हैं कि इंडिया लेवल में शायद वैसी मैथ्स क्लास 9-10 के बच्चों को कोई नहीं पढ़ा पाएगा। मतलब इन द सेंस पढ़ा तो लेते, होमवर्क करवाने की बड़ी कला थी उनके अंदर। तो वो ये बात बोला करते थे कि अगर खांसी जुकाम है, दवाई लोगे तो 1 हफ्ते में जाएगा, नहीं लोगे तो 7 दिन में जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? और थोड़ा चाट वाट खा लो तो उससे सही हो जाएगा। तो डू वी एक्चुअली और प्रैक्टिकली नीड 5G सिग्नल? नो। और ये इतनी चो टाइप की कंपनियां 5G दिखाएंगी जरूर स्टिकर में, बट बैंडविड्थ कितनी आती है? 126 kbps। कहां से आ रहा है 5G सिग्नल भगवान जाने। समझ में आ गया? तो सब चोरी चकारी है, कल को IAS ऑफिसर बनेंगे तो मेरे से राय लीजिएगा सर क्या करें। बट आप भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अगर अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डिसीजन ले लिया और कोई नेता आपके ऊपर है तो आपका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करा देगा। फिर आपका मन करेगा जैसे 2,16,916 लोगों ने पिछले 5 साल में हिंदुस्तान छोड़ा, हमें भी हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। चलिए भाई, तो ये पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक समझ में आ गया। तो स्टाफ को हम बोलेंगे कि भाई आप हमें डिसीजन दीजिए, आप हमें कोई सजेशन दीजिए, और वो सजेशन अगर वर्केबल होगा तो आपको इंसेंटिव, आपको रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, सेंट्रलाइजेशन कौन सा होता है? ऑटोक्रेटिक। डिसेंट्रलाइजेशन इज डेमोक्रेटिक। और डेलीगेशन कहां पे होगा? लजीज अफेयर में होगा। लिख ली सबने बात? कहां पे यूज करना है भाई? जहां पे आपका स्टाफ जानता है चीजों को, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसके अंदर अगर है कि मेरा डिसीजन अगर फॉलो हो गया तो कंपनी बिजनेस काफी आगे बढ़ सकता है। बट ये आपको कब नहीं यूज करना है? व्हेन देयर इज नॉट एनफ टाइम कि हर इंसान का सो कॉल्ड हम आइडिया ले पाए। तो आपने बोल दिया एवरीबडी विल पार्टिसिपेट, बट यू डिडंट गिव चांस टू एनीबडी टू पार्टिसिपेट। आपने बोला तो पार्टिसिपेटिव होगा, बट आपने ऐसा माहौल ही नहीं बनाया कि लोग पार्टिसिपेट कर पाए। या तो एक ड्रॉप बॉक्स डाल दीजिए, उसके अंदर लोग अपने सजेशन दें, या तो एक मीटिंग होल्ड कर लीजिए, ऐसा आपने कुछ किया ही नहीं। तो आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। आप कह रहे हैं कि अपनी राय मशवरा दीजिए, बट आपने राय मशवरा लेने के लिए कोई फैसिलिटी ऑर्गेनाइज की ही नहीं। और जब लगता है मैनेजर साहब को कि भाई अगर हम लोगों को बोलेंगे पार्टिसिपेट करो, लोगों के अंदर एक डर है कि अगर हमने कोई डिसीजन दिया और वो फॉलो नहीं हुआ, हो सकता है हमारी नौकरी चली जाए, हो सकता है पसंद ना आया हमारा डिसीजन हमारे सुपीरियर को तो हमारी नौकरी चली जाए। इन दैट केस पीपल विल
हेजिटेट और वो अपना डिसीजन देंगे ही नहीं। ओके, झटपट अपडेट कर ले। अगला स्टाइल आता है लजीज फेयर, वेयर सो कॉल्ड द बॉस गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स। आपको भैया जो सही लगे वो कर लो, हम आपके किसी भी डिसीजन में दखल अंदाजी नहीं देंगे। देखिए मैं बोल रहा था ना डेलीगेशन होता है यहाँ पे, और लिख गया डेलीगेटेड। तो अगर हम बात करें इंडियन नेवल फोर्सेस की, एयरफोर्स की, मिलिट्री की, क्या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो बोलेंगे वही फॉलो करेंगे? नो 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 नो, उनके पास कंप्लीट फ्रीडम होता है। समझ में आ गया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब बॉर्डर फ्रंट में नहीं जाते हैं, प्रेसिडेंट साहब नहीं जाते। जैसी रिपोर्ट आए कि भाई यहाँ हलचल बढ़ रही है, अभी शेख हसीना जी चली आई हिंदुस्तान मोदी जी से वार्ता करने। क्या वार्ता करने आई हैं? कि भाई चाइना हमको परेशान कर रहा है, चाइना ने सो कॉल्ड हमें घेर लिया वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा नाटक होने वाला है। मैं पहले ही कह रहा था कि भाई इंडिया के साथ विलय कर लो तो सब ठीक रहेगा। मेरी बात नहीं माने, अब लो बेटा झेलो कायदे से। इज दैट क्लियर? तो अब अगर वो मोदी जी को बोलें कि भाई हम पूरी देश की बागडोर आपको दे रहे हैं, अपनी फोर्सेस हमारे यहाँ भेजिए और जो चाहे वो करवाइए, तो शेख हसीना जी ने बांग्लादेश की पूरी लीडरशिप किसको दे दी? मोदी जी को दे दी। जो वो चाहे वो करें। इट इज कॉल्ड एज डेलीगेटिव। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो अगर आपको स्कूल में क्लास का मॉनिटर बना दिया गया और आपको बोला गया कि जो टीचर बोलेगा बस वही करना है, अपनी अकल नहीं लगानी, तो इट इज कॉल्ड एज ऑटोक्रेटिक, सेंट्रलाइज्ड। आपसे बोला गया बच्चों से पूछो कि भाई सो कॉल्ड किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए क्या काम करना है, सब बच्चे अपने आइडियाज और इनपुट देंगे और जिसके बेस्ट होंगे या कुछ लोगों के आइडियाज मान लिए जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेमोक्रेटिक। व्हाट? डेमोक्रेटिक। टीचर कह रहा है मेरे से कोई मतलब नहीं है, अपना समझ लो, जो करना है सब कर लो, बस मेरे को बता देना एक बार। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेटिव। तो जो दादी जी कहेंगी चार बहुओं को, घर में वही बनेगा। जो दादी जी कहेंगी उतने का ही शगुन में लिफाफा रिश्तेदार के यहाँ शादी में दिया जाएगा। जो दादी जी कहेंगी वही कपड़ा पहन के घर के सब लोग शादी ब्याह के कार्यक्रम में जाएंगे। जो दादी जी कहेंगी छोटे चाचा की शादी में वही रीति रिवाज फॉलो होंगे। दादी जी ना हो गई बड़ी हिटलर हो गई हैं, यस हिटलर हैं वो। तो इट इज कॉल्ड एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। कौन सी? ऑटोक्रेटिक। दादी जी कह रही है ऐसी है, मेरी तो उम्र हो गई है बहुओं, तुम लोग समझ लो जो तुम लोग को ठीक लगे चलो वही कर लिया जाए। तो ये क्या हो गया? डेमोक्रेटिक। ना ना ये डेमोक्रेटिक है, वही कर लिया जाए, कर लेना नहीं, कर लिया जाए, डेमोक्रेटिक। दादी कह रही है मैं चली हरिद्वार। इज दैट क्लियर? मैं चली केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 6 धाम की यात्रा करने। कौन से धाम? तो ये तो 5 ही हुए सर, एक वो मेरा दर्शन कर लेंगे वो भी एक यात्रा मानी जाएगी। मैं चली 6 धाम की यात्रा करने, ये पकड़ो चाबी और घर की सारी सामग्री, मेरे सब कोई लेना देना नहीं है, मैं गौतम बुद्ध बनने जा रही हूँ, रहने सा ले लिया मैंने। इज दैट क्लियर? तो घर की सारी जिम्मेदारियां देके वो चली गई। इट इज डेलीगेटिव। नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बात? तो जब दादाजी की एज बहुत ज्यादा हो जाती है और ढेर सारे पापा, मतलब आपके तो एक पापा होंगे, चाचा जी, ताऊ जी, ढेर सारे पापा लोग घर में होते हैं, तो दादाजी कहते हैं भाई आई एम 75 प्लस, अब मैं थोड़ा अध्यात्म की तरफ जुड़ने जा रहा हूं, मैंने भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब सब पढ़ लिया है, अब कल से मैं इसी ज्ञानबाजी करूंगा, चैनल पे आऊंगा, 20,000 करोड़ का टर्नओवर, बिजनेस भैया तुम सब लड़के संभालो अपना। तो ये क्या हो गया? डेलीगेटिव हो गया। नहीं समझे बात को? समझ गए? समझ गए? तो जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे बच्चों, उन्होंने पूछा, या सुब्रत राय सारा जी का नाम आपने सुना होगा, जो सारा के फाउंडर थे, अब डेथ हो गई उनकी, मैंने नहीं मारा, हार्ट अटैक से मरे थे। ओके, तो उन्होंने बोला था लालू प्रसाद यादव जी से, जो भी भाई रेलवे की आपकी कॉस्टिंग है प्लस 20% हमसे आप प्रॉफिट ले लीजिए और इंडियन रेलवे का ऑपरेशन, टिकटिंग, प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस सब हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई हमारा इतना बड़ा सिस्टम है, हम जब प्रॉफिट नहीं ला पा रहे तो आप कैसे लाएंगे? कह रहे हैं आपका सिस्टम चोर सिस्टम है, क्योंकि आपके जो टिकट कलेक्टर होते हैं वो अपनी जेब में पैसा रखते हैं और लोगों का टिकट नहीं काटते, इस वजह से रेलवे लॉस में जा रहा है। कह रहे हैं हाउ यू कैन बी श्योर ऑन दिस? हो सकता है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा हो, हमारा ट्रैफिक मेंटेनेंस महंगा हो। कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि एक पैसेंजर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करने में कितना पैसा लगेगा, आप पूरा कॉस्ट सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके कैलकुलेट करते हैं। और कोई भी आपकी ट्रेन प्रैक्टिकली खाली नहीं जाती, इतनी भीड़ रहती है, जैसे ही रिजर्वेशन ओपन होती है टिकट तुरंत बुक हो जाती है। आज तो जब भी इजिली ट्रेन में टिकट में आपको मिल जाती है, नहीं तो 10 साल 15 साल पहले की बात बताऊं बच्चों, इलाहाबाद दिल्ली का टिकट भी 90 डेज 120 डेज जब रिजर्वेशन ओपन होता था,
2 घंटे के अंदर पूरा भर जाता था। अब तो इतनी ट्रेन हो गई कि लास्ट मोमेंट में भी गेट द टिकट, फैसिलिटी बढ़ गई, ट्रेन बढ़ गई। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो लालू प्रसाद यादव जी को उन्होंने बोला कि अपने टिकट कलेक्टर्स को ऑटोनॉमी दे दीजिए, जितना वो चलान वसूल के लाएंगे WT पैसेंजर्स का, उतना ज्यादा उनका प्रमोशन होगा और उनको उसमें इंसेंटिव देना चालू करिए। तो जब ये अथॉरिटी मिल गई हमको और आया कोई पैसेंजर मेरे पास, सर वो हमारे पास टिकट नहीं है, तो भैया 1,000 रुपये का टिकट है, कटवाओ, 200 आप ले लीजिए, ना ना मैं 1,000 लूंगा, क्योंकि 1,000 लेने में मेरे को 5% रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। तो वो पैसेंजर देगा 200, रेलवे देगा 50, तो सर रेलवे तो कम पैसा दे रहा है, मेरा प्रमोशन भी तो होगा, कल को सीनियर एम्प्लॉय बनूंगा, सैलरी तो बढ़ जाएगी। तो क्या रेलवे एम्प्लॉयज ब्राइब लेंगे? पहले बहुत घूसखोर टाइप के होते थे लोग, मेरे खुद ही 2-4 जानने वाले TT अंकल थे, हम लोग कितनी बार फ्री में ट्रैवल किए उनके नाम पे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसलिए जब ऑटोनॉमी दे दी गई तब हमारा रेलवे दिन दुगनी शाम चौगनी, रात में हेक्सा कोर और भोर में ऑक्टा कोर तरक्की करने लग गया। तो दैट वाज कॉल्ड एज डेलीगेटिव या फ्री रेन लीडरशिप। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? और इसी बात पे लालू प्रसाद यादव जी को बुलाया गया था हार्वर्ड लेक्चर डिलीवर करने के लिए। कैसे आपने एक इंडियन रेलवे जो लॉसी ऑर्गेनाइजेशन थी, यू कन्वर्टेड इनटू अ गेनफुल ऑर्गेनाइजेशन। और आज भी इंडियन रेलवे बहुत बड़ा झूठ लिखता है अपनी टिकट्स पे, इट रिकवर्स ओनली 57% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। ये एक्चुअली होना चाहिए 157%। समझ में आ गया? बहुत प्रॉफिटेबल अफेयर है। ऐसे थोड़ा वंदे भारत इतनी चल रही है, सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट वगैरह सब बंद हो गया है, तो ऐसा नहीं है, बहुत प्रॉफिटेबल है। चले आगे भाई। कहां पे इसको यूज करना है? जब आपके वर्कर्स बहुत स्किलफुल हो, काफी कॉन्फिडेंस हो उनको अपने काम में, तब आप फ्री रेन लीडरशिप यूज कर सकते हैं। तो मम्मी आपको घर पे अकेला छोड़ के भाई बहनों की रक्षा करने के लिए 15 दिन के लिए मौसी के छोटे बेटे की शादी में तभी जाएंगी जब आपके पास अकल होगी। समझ में आ गया? पता लगा मोहल्ले के 4 लोग कटिया मार रहे थे, आप भी लंगड़ा फंसाए कटिया मारे और टंग ऐसे करके। इज दैट अंडरस्टूड? तो जब मम्मी पापा को कॉन्फिडेंस होगा कि आप घर में छोटे भाई बहनों की परवरिश ठीक से कर लेंगे, तो वो 15 दिन के लिए शादी ब्याह में चले जाएंगे। When it is not to be used, अगर मैनेजर साहब परमानेंटली फीडबैक नहीं ले पा रहे एम्प्लॉइज से या टॉप मैनेजमेंट को नहीं दे पा रहे, तो वो उस तरह की लीडरशिप स्टाइल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। When मैनेजर एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है कि अगर आपने बना दिया डेलीगेटिव या लजीज फेयर या फ्री रेन, तो जो मैनेजर हैं ऑफिस के, वो टॉप मैनेजमेंट को बोलेंगे मैं क्या करूं, आपने कहा था लजीज फेयर कर दो, मैंने कर दिया। अरे कहा था कर दो मतलब ये थोड़ा बोला था कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी खत्म कर लो। ऐसे आदमी को चुन के जिम्मेदारी दो जो सही से काम कर पाए। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल और नॉट? समझ में आ गया? बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ऐसे जॉब रोल्स होते हैं बच्चों, जहां पे फ्री रेन लीडरशिप चल ही नहीं सकती। कैसे सर? आप रेलवे के ट्रैफिक इंचार्ज हैं, गलत ट्रेन को गलत सिग्नल दे दोगे? ट्रेन आनी है लखनऊ से दिल्ली, भेज दोगे झांसी उसको? नो, तो यहां पे आप लजीज फेयर नहीं कर सकते। हेयर यू हैव टू बी ऑटोक्रेटिक। समझे बात को या नहीं समझे बात को? खोपड़े में बात गई? पक्का? तो बस ये याद रखिएगा कहां कहां किसको यूज कर सकते हैं और कहां कहां यूज नहीं कर सकते। और MCQ के लिए बात जरूर याद रखिएगा, ऑटोक्रेटिक इज सेंट्रलाइज्ड, डेमोक्रेटिक इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड लजीज फेयर इज डेलीगेटेड। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? कॉपीफाई कर लीजिए सब लोग झटपट फास्ट। कॉपी रोल, कॉपी कर लिया सबने ना? उषा जी कॉपी कर लिया? कर लिया कि नहीं? सोते रहते हैं मुंह में जैसे जवान ही नहीं है। करिए करिए कॉपी करिए। लिख दिया भाई सबने? चलो, ये तीनों कॉपी कर लीजिए पैरामीटर चिल्ड्रन। 3 बातें आ रही हैं आपके सामने। कौन कौन सी 3 बातें? लीडरशिप, आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज लीडरशिप, पावर एंड एम्प्लॉय। मतलब सर ऑटोक्रेटिक में पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है? लीडर के पास, ये बेचारे फॉलो करते हैं। डेमोक्रेटिक में पावर किसके किसके पास होती है? लीडर एंड एम्प्लॉय दोनों के पास। और यहां पे किसके पास होती है पावर? एम्प्लॉय के पास। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? सर ये चंद्र ग्रहण की तरह लग रहा है, सन पहले यहां पे था, फिर दोनों को कवर कर लिया, फिर अर्थ पे आ गया। याद रहेगा ये? चलिए लिख लीजिए फास्ट इसको भी।
समझ गए लीडरशिप स्टाइल्स? चलो, ये क्या कहानी है, क्यों लिखा हुआ है भाई ये? अच्छा नहीं, कम्युनिकेशन अभी कहाँ से आ जाएगा? ओह सॉरी, लीडरशिप और मैनेजर में डिफरेंसेस है चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो कुछ लोग बोलते हैं कि सर लीडरशिप में और मैनेजमेंट में या लीडर में और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? एक अच्छा मैनेजर जो होता है ही वर्क्स एज अ लीडर एज वेल, बट जरूरी नहीं है कि लीडर मैनेजर हो जाए। सो ये बेसिकली मोटिवेट करने का काम करेगा और ये सिर्फ बताएगा क्या काम करना है। सो इफ लेट अस से यू हैव अ टीचर जिसने पढ़ा दिया और आपको होमवर्क दे दिया और आपने कर लिया, तो आप उसे टीचर बोल सकते हैं बट मेंटर नहीं बोल सकते। मेंटर आप कब बोलेंगे? जब वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दे या वो आपके भविष्य के बारे में कुछ आपसे डिस्कस कर ले, तो आप उसको मेंटर बोलेंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? देयर आफ्टर चिल्ड्रन, लीडरशिप में सिर्फ मोटिवेशन ही प्रैक्टिकली आता है, बट मैनेजर का जो काम होता है उसमें और भी बहुत ढेर सारी चीजें आती हैं। आप एक अच्छे मैनेजर तभी होंगे व्हेन यू आर अ गुड लीडर बेसिकली। रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग पहले ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर हो गया है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ लीडरशिप। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम डेलीगेशन की बात करें या हम लजीज फेयर की बात करें तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं, बट अगर हम ऑटोक्रेटिक की बात करें तो वहां पे कोई डेलीगेशन हो ही नहीं रहा। डेमोक्रेटिक की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन होता है, बट मैनेजर्स के केस में इट इज वेरी सिंपली सेड who is responsible for what, who is supposed to do what type of work basically. In case of leadership we focus on group goals। हमारे अगर 5 टीम्स हैं तो अलग अलग टीम्स के लिए लीडर्स भी अलग अलग होंगे, बट उनके मैनेजर्स अलग अलग नहीं होंगे। तो एक बैंक का एग्जांपल ले लीजिए। बैंक में एक मैनेजर है, उस मैनेजर को देखना है कि होम लोन की टीम कैसे काम कर रही है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है, इज दैट क्लियर? एटीएम कार्ड डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है, इंश्योरेंस वाली टीम कैसा काम कर रही है, म्यूचुअल फंड वाली टीम कैसा काम कर रही है। उस मैनेजर को सब कुछ देखना है, तो ही इज कंसर्न्ड विद द होल बैंकिंग सिस्टम, वो पूरे बैंक की बातें करेगा। बट जो होम लोन डिपार्टमेंट के लीडर्स होंगे वो सिर्फ ये सोचेंगे कैसे हम ज्यादा से ज्यादा होम लोन लोगों को दें। जो क्रेडिट कार्ड वाले होंगे दे विल सी टू इट कि हमारी क्रेडिट कार्ड की मेंबरशिप ज्यादा से ज्यादा हो। जो इंश्योरेंस वाले होंगे दे विल सी टू इट कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा लोगों को चिपकाएं। सर चिपकाएं मतलब क्या होता है? हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी हिंदुस्तान में चिपकाई जाती है, समझाई नहीं जाती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? म्यूचुअल फंड वाला सोचेगा ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस बेचो, म्यूचुअल फंड ना बेचो, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस में ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है बैंक्स का। सर म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं होता? म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा खेल हो जाता है। बैंक वाले अपने कस्टमर को अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम बताते हैं, वो कस्टमर म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट भी कर देता है थ्रू एसआईपी हर महीने टाइप्स, और बाद में वो एक यूट्यूब का वीडियो देख लेता है कि अगर आप बैंक के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट इज अ रेगुलर प्लान, इट्स अ रेगुलर। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करें तो आपके रिटर्न्स कहीं ज्यादा हो सकते हैं, कहीं ज्यादा, तो बेचारा रेगुलर की मेंबरशिप छोड़ के डायरेक्ट में चला जाता है। तो सर इसमें बैंक रोक नहीं सकता? बिल्कुल नहीं रोक सकता, सेबी का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो वो एप्लीकेशंस होते हैं रजिस्ट्रार्स के, आप उस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी रेगुलर ग्रोथ स्कीम को डायरेक्ट ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताते हैं हाँ ऐसे नहीं समझाते? नहीं, वो नहीं समझाते आपको। अगर वो बता देंगे डायरेक्ट ग्रोथ में आपको, लेटेस्ट से एक मैं एग्जांपल देता हूं तो आप समझ जाएंगे। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड आया नया मार्केट में, ठीक है, इसको एनएफओ बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर। क्या बोलते हैं? न्यू फंड ऑफर। लेटेस्ट से 1 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस है और 1000 यूनिट्स हैं। तो जरा डिवाइड कर दो इसको, 1 2 3 1 2 3 4, तो मान लो 10,000 यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट कितने की हो गई? 10 रुपए की। ये होती है एनएवी। क्या होती है? एनएवी। जब मार्केट बढ़ता है ये 10 रुपए की यूनिट 12 रुपए की हो जाती है। कितने की? 12 रुपए की। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी ने रेगुलर ग्रोथ में इन्वेस्ट किया और किसी ने डायरेक्ट ग्रोथ में। यहाँ पे खर्चा होगा लेटर से 50 पैसे। कितना? तो आपकी यूनिट कितने की पड़ेगी आपको? 11 रुपये 50 पैसे। यहाँ पे खर्चा होगा सिर्फ 10 पैसे का, तो आपकी एनएवी कितनी होगी? 11 रुपये 90 पैसे की। तो दोज हु इन्वेस्ट 10 रुपी थ्रू रेगुलर ग्रोथ,
एनएवी बढ़ेगी तो वैल्यू इज 11 रुपये 50 पैसा। डायरेक्ट ग्रोथ में जिसने इन्वेस्ट किया उसकी एनएवी बढ़ेगी तो कितना होगा, 11 रुपये 90 पैसे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पे आप एक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, इसलिए यहाँ खर्चे ज्यादा होते हैं क्योंकि ब्रोकर की कमीशन भी होती है। मतलब आपको घर किराए पे लेना है, यहाँ पे आपने मैजिक ब्रिक से किराए पे ले लिया तो आपको पहले महीने के जो आधा किराया देना पड़ता है दलाल को, ब्रोकर को, वो देना नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको महंगा पड़ेगा घर, यहाँ पे आपको सस्ता। बट इसमें बहुत बड़ा खेल भी होता है। अभी वो ग्रो ऐप वगैरह सुना है आपने बच्चों? ग्रो ऐप के थ्रू एक आदमी ने किया अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, और 2 3 4 साल बाद म्यूचुअल फंड वालों ने, ग्रो ऐप वालों ने बोला हमारा आपके पास, मतलब आपका कोई पैसा हमारे पास है ही नहीं। कोर्ट कचहरी किया तो उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल मनी वापस किया उसको, जो बढ़ा था पैसा वो वापस नहीं किया। तो आप सही तरीके से रेगुलर ग्रोथ और डायरेक्ट ग्रोथ में डिफरेंस अगर समझ पा रहे हैं तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। ये जो ग्रो ऐप और ये जो ये ज़ेप पे जितने ऐप्स नहीं आते, ज़ीरोधा एंड ऑल दैट, ये सब कहते हैं कि हम डायरेक्ट ग्रोथ के थ्रू आपको रिटर्न ज्यादा देंगे, झूठ बोलते हैं सब, क्योंकि ये भी ब्रोकर ही है बेसिकली। फर्क सिर्फ इतना है, बाजार में बैठा हुआ ऑफिस वाला फिजिकल ब्रोकर ऑफलाइन कमीशन ज्यादा लेता है, उसके ऑफिस का खर्चा है। ज़ीरोधा वाले कमीशन थोड़ी कम लेते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अगर आप चले गए, सीधे आपका कॉन्टैक्ट कंपनी से हो गया, तो समझ लीजिए जो 11 रुपये 90 पैसे है ना, ये 11 रुपये 96 पैसे रहेगा फिर उस केस में, वहां खर्चा और कम है। और ये ज़ीरोधा वगैरह वाले ऐसे चीट करते हैं लोगों को, स्टार्टिंग में तो कहेंगे खर्चा कम है, बाद में आपको हवा ही नहीं लगेगी और ये आपसे खर्चे और लेने लग जाएंगे। क्योंकि सेबी कहता है कि लगभग 2% तक कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस एक्सपेंसेस ले सकता है। तो जो ऑफलाइन ब्रोकर्स होते हैं ये थोड़ा आधा 1% के आसपास ले लेते हैं, इनका ये 0.25 0.1 पे रहता है। और जो एकदम ही डायरेक्ट है सीधे म्यूचुअल फंड हाउस, उनका और कम खर्चा होता है। तो लोगों को लगता है ज़ीरोधा वगैरह के थ्रू जाएंगे तो डायरेक्ट ग्रोथ है, नहीं, ये झूठ होता है सब। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस से कांटेक्ट करिए, और उसको कांटेक्ट करने के लिए आपको सीधे जाना पड़ेगा सीआरए के पास। सीआरए इज योर रजिस्ट्रार एंड एजेंसी। समझ में आ गया? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बोलते हैं इसको। इंडिया में 2 हैं, एक है के फिनकार्ट, कार्वी फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज एक था, ये बहुत बड़ा चोर था। एक जमाने में इन्होंने लोगों के शेयर वगैरह भी उनको बताया बेच डाले मार्केट में, जब दाम गिरा तो वापस खरीद लिए, प्रॉफिट कमा लिया उतने दिन का। तो वो कंपनी डिसॉल्व हो गई और इन्हीं के भाई बंधु ने एक नई कंपनी खोल दी इन द नेम ऑफ के फिनटेक। एक के फिनटेक है, एक कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड करके है। तो ये 2 सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज हैं। तो मेरे को तो सब चोरी चकारी लगती है। आई डायरेक्ट इन्वेस्ट इन रेगुलर ग्रोथ। ठीक है भैया, आदमी 1.5% कमा ले, कोई टेंशन की बात नहीं। नहीं, एडवाइस भी आपको अच्छी देते हैं कि भाई किस सेक्टर में कहाँ पैसा लगाना है। डायरेक्ट ग्रोथ में आपको कोई एडवाइस दे ही नहीं पाएगा। और वहां पे जब आप 1-2 बार क्या काम करेंगे, आप रेगुलर ग्रोथ में पैसा लगाएंगे, फिर आप सोचेंगे इसमें कमीशन ज्यादा जा रही है, चलो डायरेक्ट में शिफ्ट कर जाएं, तो अगली बार ये म्यूचुअल फंड एजेंट आपको एडवाइस देगा ही नहीं, क्योंकि आप तो दोगले टाइप के इंसान निकल गए। आप हमसे पूछ के डायरेक्ट में चले जाते हो, अब हम आपको एडवाइस देंगे ही नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? और ये जो डायरेक्ट और रेगुलर ग्रोथ का डिफरेंस है बच्चों, खैर क्लास बिजनेस की चल रही थी, अभी म्यूचुअल फंड में आ गई है, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में जब आप एनएफओ में यूनिट्स लेते हैं तब फर्क पड़ता है। बट अगर मान लीजिए कोई पुराना म्यूचुअल फंड है, लेटेस्ट से 5 साल से चल रहा था, और अगर आप रेगुलर ग्रोथ देखें उसका और डायरेक्ट ग्रोथ देखें और एनएवी की बात करें, रेगुलर ग्रोथ में मान लीजिए एनएवी 90 रुपए है, डायरेक्ट ग्रोथ में आपको एनएवी मिलेगी 96 रुपए। किसमें नेट एसेट वैल्यू ज्यादा है बच्चों? डायरेक्ट में। तो ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या है? डायरेक्ट ग्रोथ। आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, जिसने एनएफओ में खरीदा था उसके लिए। वो अगर डायरेक्ट ग्रोथ से प्लान खरीद रहा था तो आज उसका पैसा 96 हो चुका है, जिसने रेगुलर से खरीदा उसका 90 हुआ। आप आज म्यूचुअल फंड मार्केट में आए और आप कह रहे हैं मेरे को 10,000 रुपए लगाना है, कितना? 10,000। तो जब आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और एनएवी अगर 90 रुपए हो गई, तो डिवाइडिंग 10,000 बाय 90 यू विल गेट 111 यूनिट्स। हाउ मेनी? 111। और अगर एनएवी 96 है तो आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगी? 104। भविष्य में अगर ये 90 रुपए वाली एनएवी 98 हो गई तो इन 96 वाली मान लीजिए 102 हो जाएगी। जब आप इन यूनिट्स को बेचने जाएंगे तो यहां पे आपको कितना पैसा मिलेगा? 111 इंटू 98, 10,900 रुपए, 10,900। और इसको जब बेचने जाएंगे तो आपको मिलेगा 10,608 रुपए।
तो एनएफओ में जो लोग यूनिट्स खरीदते हैं उनको फायदा होता है, डायरेक्ट वालों को ज्यादा होगा, रेगुलर वालों को कम। रनिंग है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो 10,000 लगाना है। अगर एनएवी ज्यादा है तो यूनिट्स आपको कम मिलेंगी, और अगर एनएवी कम है तो यूनिट्स ज्यादा मिलेंगी। तो वो कान कैसे भी पकड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, समझ में आ गया। तो मैनेजमेंट पढ़ाना था, मतलब ये मेरी ड्यूटी थी बिजनेस पढ़ाने की, कॉमर्स पढ़ाने की, बट मैंने आपको म्यूचुअल फंड पढ़ा दिया। आई डिड सम लीडरशिप। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलिए, तो अगले लेक्चर में और बातें करेंगे हम लोग इन द नेम ऑफ कम्युनिकेशन।